देखिएगा, हम लोगों ने कल के दिन पढ़ा था वर्ग, ठीक है, पहाड़ा। तो वर्ग कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? 20 तक वर्ग पढ़ा था। क्या 20 तक वर्ग याद हो गया है सबको? ठीक है, एक बार पुनः उसको एक बार देख लेते हैं। 10 तक वर्ग सबको आता है। कल वाली चीज़ एक बार रिवीजन मार लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा भाई, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169, 169, ठीक है। और 14 का वर्ग होता है 196। 15 का वर्ग होता है 225। 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग होता है 289, है ना। और 18 का वर्ग कितना होता है भाई? 324। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। 20 का वर्ग कितना होता है? 4। यहाँ तक हमने कल के दिन पढ़ा था, और हो सकता है सबको याद भी है। नहीं याद है तो याद करते रहिएगा, डेली जब इसका रिवीजन मारेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1-2 दिन में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, इसी को आगे चलते हुए 19-20 तक हमने पढ़ लिया। आज थोड़ा सा 21 का वर्ग पढ़ते हैं। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 22 का वर्ग कितना होता है? 484। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है। 23 का वर्ग कितना? 529, ठीक है। 24 का वर्ग कितना हो गया? 576। 25 का वर्ग 625। केवल आज हम यहां तक पढ़ेंगे। 20 तक के वर्ग में देखा 15 225, 16 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का 300, 24 19 361, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625। तो ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ कल था, कल इतना था। भले ही उस सीट में केवल 30 तक आपको देखने को मिलेंगे हमें, पर लेकिन याद करना है इसे 50 तक। टारगेट कहाँ तक रहेगा हमारा? 50 तक का रहेगा। जितना याद होगा डाटा उतना ही आपका माइंड क्या करेगा? वर्क करेगा। 50 तक स्क्वायर याद करने हैं। कहाँ तक? 50 तक। आज 25 तक हुआ। एक बार इसको नोट कर लें भाई। देखो रफ में नोट करिए, वो सीट तो एक रिवीजन के लिए है। जो ये दोपहर वाली रफ है इसको एक अलग बनाइएगा, ताकि इसमें सिस्टमेटिक जो चीज़ें हैं वे आपके क्या रहें? बनी रहें, ठीक। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हमने चर्चा कर लिया स्क्वायर की, ठीक है। अब बात करते हम लोग क्यूब की। तो कल के दिन क्यूब हमने कहाँ तक पढ़ रखा था? 10 तक पढ़ रखा था। किधर तक? 10 तक। एक बार पुनः उसका रिवीजन कर लेते हैं। 10 तक में बताइए, 1 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 106 का क्यूब 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। कुछ यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा इसकी किया था कल के दिन। आज थोड़ा सा इसके 1-2 पॉइंट आगे चलेंगे। इसमें कम कम चलेगा, स्क्वायर में थोड़ा सा 2-2 3-3 4-4 चलेंगे। ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, डे बाई डे इक्का दुक्का बस बढ़ाएंगे, ताकि दिमाग में चीज़ें क्या रहें आपके? सेट होती जाएं। हमें एक दिन में रटवाना नहीं है, दिमाग में सेट है करना है। कहीं पर वो डाटा देखने को मिल जाए 512, तो आप समझ लो कि ये है, इसका क्यूब है, लिखा हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। 11 का क्यूब कितना होता है भाई? 1331, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। केवल आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे इसे, ज्यादा नहीं, डे बाय डे थोड़ा थोड़ा। 11 का क्यूब कितना होता है? आपने कहा सर 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है? आपने कहा सर 1728 होता है।
और जिस प्रकार आप इसको याद करते हो, अगर कोई क्वेश्चंस पढ़ते समय आपके सामने ये आ गया तो आपको पढ़ना भी कैसे है, 1728 ही पढ़ना है, 1728 नहीं पढ़ना। फिर जिस हिसाब से आप डाटा याद करते हो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस रीड करना है, ताकि वो डाटा पढ़ते 1728 यार ये तो क्या है 12 का क्यूब है, तुरंत माइंड क्लिक करेगा, क्योंकि वो 1728 बोलते ही आपके माइंड में चीजें चलने लगेंगी। ठीक है, 2197 जैसे आपने बोला तो आपके दिमाग में चीजें चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो केवल हमने 13 तक लिखा, तो आप इसके बाद इसको आप क्या कर लीजिए, एक बार नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। 1 बाई 1 डाटा हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे हम लोगों ने कल के दिन ये घेरे का पहाड़ा हमने क्या किया था, लिखा था। ठीक है, अब इसके आगे हमें करना क्या है, 12 का पहाड़ा। तो भाई 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 84, 12 अट्ठे 96, 12 नहीं 108, 12 दहम 120। 10 तक पहाड़ा सबको आता है, 12 का पहाड़ा कहाँ तक, 10 तक आता है। मेन खेल शुरू होता है 11 से 20 तक का, 11 से लेकर के कहाँ तक का, 20 तक का। तो आपको चीजें समझना क्या है, देखिएगा जरा। 12 गुणे 11 132, 12 गुणे 12 144, 12 गुणे 13 156। ठीक है, 12 गुणे 14 168। ठीक है, 12 गुणे 15 180, 12 गुणे 16 192। ये होता है ना, 12 गुणे 16 192, 12 गुणे 17 204। ठीक, 12 गुणे 18 216। बहुत बढ़िया, 18 हो गया ये। ठीक है, 12 गुणे 19 228, और 12 गुणे 20 कितना हो गया, 240। 12 गुणे 20 कितना हो गया भाई, ये 228 है, हाँ 228 है। 12 गुणे 19 228। अब चीजों को समझिएगा, 12 गुणे 11 132, 12 गुणे 12 144, यानी कहीं पर 144 देखने को मिल जाए वो 12 गुणे 12 है। 12 गुणे 13 156, 12 गुणे 14 168, 12 गुणे 15 180, 12 गुणे 16 कितना हो जाएगा 192, 12 गुणे 17 204, 12 गुणे 18 216, 12 गुणे 19 228, 12 गुणे 20 240। ये आपका डाटा काम आएगा। जैसे आपके सामने कहीं पर 204 देखने को मिल गया, आपने कहा सर 204 का मतलब है 12 गुणे 17। लो डाटा छोटा हो गया। जैसे एक 204 को अगर मैं आपके सामने 204 लिखा हुआ है और इसको मैं 12 गुणे 17 लिख दूं, अब किसी भी नंबर से काटना है तो ये काटने में थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, और लेकिन 12 गुणे 17 को कैंसिल आउट करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जब भी कैलकुलेशन में हम चीजों को सीखते हैं तो चीजों को छोटा करते हैं। क्या करते हैं भाई, चीजों को छोटा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आज हमने किसका पहाड़ा सीखा, 12 का पहाड़ा 20 तक सीखा, और ये आपको सबको लर्न होना चाहिए डाटा। ठीक है, कल के दिन हम लोग 13 का पहाड़ा सीखेंगे। इसको याद करके आइएगा, 13 को पढ़ करके आइएगा। इसको याद करके आइएगा, 13 को पढ़ के। इसी तरह जैसे मैंने 11 का लिखा उसी तरह कल के दिन 12 का लिखूंगा, फिर 13 का एक नया आप लोगों को क्या करूंगा बताऊंगा। ठीक, नोट करिए, देखिएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वे रहेगा, कल के दिन मैंने बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, दो ही प्रकार के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके, तो मेन हमारे पास बात आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब मुझे एक बात बताइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्या? मैंने कहा यार भाई ऐसा करो,
पॉइंट के बाद अगर 2-3 अंक बाद कोई भी संख्या क्या हो जाए, रुक जाए, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब किसी एक एन टर्म्स बाद रुक जाए, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग है। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको P अपान Q के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं हम लोग इसमें। तो इसको लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 25 चौको, आंसर कितना आ गया 1/4। बोथ आर इंटीजर्स, 1 and 4 बोथ आर इंटीजर्स, है कि नहीं है? तो ये P अपान Q के फॉर्म हो गया। तो 1/4 आपका क्या है, एक परमेय संख्या। तो कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। कैसी होती है? परमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर होता है। ठीक। दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके, सो 0.25। अब इसका मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, ये आना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ये चीज आपको सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.333 कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या जो नॉन टर्मिनेट हो रही है वैल्यू ना, वो रिपीट वाली वैल्यू हो रही है। तो जो 0.333 लिखा हुआ है, इट मीन्स 0.3 बार, 3 बार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 0.3 बार। क्लियर है? अब 0.3 बार को क्या हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो चीजें देखिए। जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उतने 9 नीचे लिख दीजिए, जो अंक लिखा हो ऊपर लिख दीजिए, खत्म। आप लिखेंगे 3 त्रिकाई 1/3। क्या बोथ आर इंटीजर्स? 1 and 3 दोनों इंटीजर्स हैं कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं? और जब हैं तो क्या ये रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, ये परिमेय संख्या है। हाँ जी भाई, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, 9 नहीं होती, इसको बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे रीजन है, बताएंगे अभी। ये बात समझ में आ गई। तो हमें एक दूसरी बात समझ में आ गई कि कोई भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, उसको हम P अपान Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो वो भी एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो आपने कहा सर रेशनल नंबर ये भी होता है, रेशनल नंबर ये भी होता है, इंटीजर्स भी सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में, डजेंट मैटर, सारे के सारे आपके परमेय संख्याएं होती। अब नेक्स्ट बात थी, बस यहीं पर चल रहे थे ना हम लोग। नेक्स्ट बात थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसी कंडीशन पर, मैंने कहा भाई ऐसा करो कि इसमें तो एक पर्टिकुलर एक पैटर्न था कि भाई रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं होगा। जैसे 0.01 001 0001, क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही। या पाई, कोई भी पाई है, अगर पाई आपकी कैसी संख्या है, उसको भी हम क्या, इसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? इसको नहीं लिख सकते। क्यों? ये P अपान Q के फॉर्म में इसको अरेंज नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लेना। क्यों? क्योंकि इसमें पता ही नहीं है किधर तक जा रहा है, कितने नीचे जीरो इंक्रीज होंगे पाई। या फिर आप कहोगे सर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर देखने को मिल जाए, तो वो 100% क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो, मैं पुनः बोल रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 क्या था, 3 एक प्राइम नंबर ही तो होता है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बताओ जरा? 2 से स्टार्ट होता है, कल के दिन लिखाया था, कल आए थे आप?
2 3 5 7 11। अच्छा बताइए 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 50 से 100 तक 10। 50 से 100 तक कितने होते हैं? ये हाल है अभी। चलो कोई बात नहीं, इतना भी पढ़ो फिर आगे चलते हैं हम लोग। नोट कर लो जिनको नोट करना हो। चलिए हाँ, सपोज आपके सामने 0.333 लिखा हुआ है, ठीक। मान लो ये कोई नंबर रहा होगा x, बेसिक फंडामेंटल है बता रहा हूँ, बट इतना आपको करना नहीं है। x रहा होगा तो आप ऐसा करो, तो इधर 10 का गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा, इधर भी 10 का गुणा करोगे तो 3 पॉइंट या 3 प्लस 0.33 समथिंग कुछ आ जाएगा, 3.3333 समथिंग कुछ आया। भाई एक डाटा इधर शिफ्ट हो गया, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333 आ गया। अरे भाई इसका मतलब ही तो क्या था, x था, अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। अरे भाई कोई भी वैल्यू 0.333 इन्फिनिटी तक जा रही है, अगर उसको x मान रखा है तो ये हर जगह क्या होगी, x ही तो रहेगी। तो यहाँ पर 10x 3 प्लस x बना, तो जब 10 में से x जाएगा तो कितने x बचेंगे, 9x बराबर 3। तो हमने कह दिया x बराबर आ गया 3/9। अब समझ में आया 9 कहाँ से आया। फिर 999 आता है कब, जब 1000 लेते हैं। 99 आता है जब क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। दो संख्या रिपीट होती है। कितनी संख्या रिपीट होती है, जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतनी संख्या को बाहर लेना है। एक रिपीट हो रही तो एक, दो रिपीट हो रही है तो। ये बात क्लियर हो गई। ये 9 इसलिए आया, अगर इसको काटेंगे तो 1 बाई कितना आएगा, बट हमें केवल इससे मतलब है कि ये कैसे हुआ। इस पे 3-4 वैरायटी क्वेश्चंस बनते, उस पर चर्चा करते हो बनते कैसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसका बनेगा कैसे, अभी बेसिक फंडामेंटल और आज विभाजता के नियम के कुछ डाउट्स पे काम कर लेंगे हम लोग। जीरो 0.333 लिखा है, इसका मतलब होता है 0.3 बार। मेरी लैंग्वेज को सुनिएगा और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करिएगा। जितने अंक के ऊपर बार लगा हो, ध्यान से सुनिएगा, जितने अंक के ऊपर दशमलव के बाद अगर कोई चीज ऊपर लगा है बार, तो वो क्या कहलाती है, बार कहलाती है। कभी दो ऑपरेशन के बीच लगा हो तो वह एक ब्रैकेट का काम करती है। किसका काम करती है, ब्रैकेट का। अब देखो कितने अंक के ऊपर बार लगा है, एक, तो 1 9 लिख दो, और जो ऊपर संख्या लिखी हुई है जो संख्या उसको सेम लिख दो, 3 त्रिकाई। तो क्या 1/3 आया था। इसी का दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं, 0.34 बार या 24 बार, कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है भाई, 2 अंक के ऊपर बार लगा है। तो 2 ठो 9 नीचे बढ़ा दो, और 24 लिखा है तो 24 ही लिख दो, क्योंकि इसके अगल बगल कोई अंक नहीं लिखे हुए अभी, ठीक है। तो 4 2 6 3 8 24, 33 3 99। आंसर कितना आ गया, 8/। क्लियर हो गई बात, है ना। अगला क्वेश्चन से देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा जरूर है ये। 0.123, सेम चीज है, सेम चीजों को सीखना है। कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है भाई, 2 अंक कौन कौन से हैं, 2 और 3। 2 3 उल्टा क्यों पढ़ रही हो, 2 3, 2 अंक के ऊपर बार लगा है, और इसके दशमलव के बाद और बार के पहले कितने अंक छूटे हुए, 1 अंक। जितने अंक छूटे हो उतने क्या बढ़ा दीजिए, 0 इंक्रीज कर दीजिए। आप जैसे ही 0 इंक्रीज कर देंगे, अब आपको करना क्या है, यहां तक बात बराबर। पूरी जो संख्या लिखी हुई है उसमें से जिसके ऊपर बार ना लगा हो उसको घटा दीजिए, जिसके ऊपर बार ना लगा हो उसको क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए। तो आप कहेंगे सर 123 में से 1 गया तो कितना हुआ, 2 2 4 1 5, 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 1 अन्य 2, 4 2 नहीं 8,
1 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, लगभग कितना 61/495 आया। एक बात बताने वाली बात है, क्लियर हो गई बात। आपको करना क्या, देखो पहला वैरायटी ये, दूसरा वैरायटी ये, तीसरा वैरायटी ये, जिसमें एक अंक छूट रहा है। चौथा वैरायटी आपका कैसा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो 0.2315 बार, मतलब है यही चीज पर, लेकिन अब चीज वही है। कितने अंक के ऊपर बार लगा है भाई, कितने अंक के ऊपर, 2 अंक, तो कितने 9 नीचे लिख देंगे आप लोग, 2 9 लिख देंगे नीचे। और कितने आपकी यहाँ पे संख्या छूटी हुई है, 2 जीरो चिपका देंगे। अब आप करेंगे क्या, इस पूरे नंबर में माइनस किसको करेंगे, चीजें कुछ कुछ क्लियर हो गई। किसको माइनस करेंगे हम, 23 को। तो आप देखते हैं कि 5 में से 3 गया, 2 11 में से 2 गए 9, 2 2 9900, 2 से कट रहा है, काट दो। बात क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ रही, नोट करो इसको, फिर आगे चलते पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे आपके सामने 1.2345 बार या 47 बार ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब करोगे क्या, देखना ये डिफरेंट थोड़ा सा है, हटके है थोड़ा सा, इसमें अलग कंसेप्ट भी लगेगा। सोचना क्या है यार, दशमलव के पहले हमको किसी प्रकार से नहीं सोचना, ठीक है। पूरा जो पहला प्रोसेस रहेगा हमारा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, दशमलव के पहले उसको सोचना ही नहीं है कि कुछ नंबर लिखा है वो अलग बात है। कितने अंक के ऊपर बार लगा है भाई, 2 9, कितने अंक छूटे हुए हैं, 2 जीरो बढ़ा दो। अब इसको खोल दो, जीरो केवल कब बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक छूटे होंगे, पहले से मतलब नहीं है ना, ये तो एक अलग पॉइंट हो गया, तो 1 है। अब आप करोगे क्या, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 7 में से अब जितना आपका बचा हुआ है उसको माइनस कर दो, तो 1 2 3, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट के लिए काम नीचे कर दिया हमने। आज समझ में आ गया, जितना बचा है उसको माइनस उतना कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। 7 में से 3 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 2 1/9900, 3 दूनी 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 36 का 18, 19 20 21 22, नहीं 6 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है ना, 4 3 12, फिर 0, 4 5 20, 4 6 24, चलिए 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 16 3 कितना होता है 19, तो 30 बता 7 चौक 28, 4 5 6, तो लगभग 5056242475। अब ये कटने वाले नहीं है, ठीक, इसका आंसर इतना आ गया, क्लियर है। तो हमने केवल ये सीखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। पहला टॉपिक रहेगा हमारा कैलकुलेशन का। अभी तक जो कैलकुलेशन होते थे तो एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था। अब पहला चलेगा विभाज्यता के नियम, ठीक है, नोट करो। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स है क्या, यदि कोई नंबर किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करता है, तो पूर्णतया विभाजित करने का मतलब होता है शेषफल क्या आना, 0। एक चीज का नाम याद रख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि ए बी को पूर्णतया विभाजित करता है, तो इट मीन्स ए इज द फैक्टर ऑफ बी, तो मतलब ए बी का एक गुणनखंड भी है। समझिएगा, चीजों को पहले समझिएगा। सपोज मैंने कह दिया
ए बी को पूर्णतया विभाजित करता है। एक एक पॉइंट लिखाऊंगा। ए बी को पूर्णतया विभाजित करता है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है ए बी का एक गुणनखंड है। क्या? बी का एक गुणनखंड होगा। पहली बात, ये 100% श्योर है। यानी अगर ए बी को पूर्णतया विभाजित करता है तो ए इज द फैक्टर ऑफ बी। ए हमारा बी का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड, इंग्लिश में भी इसमें लिख लेना, काम आएगा, क्योंकि इसका टर्मोलॉजी यूज होता है बहुत सारा एग्जाम में। क्योंकि गुणनखंड न देकर के कभी कभी फैक्टर बस लिख देता है एग्जाम में। तो ए इज द फैक्टर ऑफ बी। पहला पॉइंट ये बना। अगर मैंने कह दिया ए बी को विभाजित करता है, मैंने कहा 2 8 को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। जो 2 है 8 का एक क्या है? गुणनखंड है, फैक्टर है, अगर विभाजित कर रहा है पूर्णतया। दूसरी बात, ठीक है, ये तो भाई एक हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, यानी शेष फल क्या मिलेगा इस कंडीशन पर? कंडीशन पर शेष क्या मिलेगा? 0 के बराबर होगा। जो शेष फल होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर। यानी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर विल बी 0। अगर ए बी को पूर्णतया विभाजित करता है तो पहली बात ए इज द फैक्टर ऑफ बी। दूसरी बात, इस कंडीशन पर जो शेष होगा, रिमाइंडर होगा, क्या आएगा? 0 आएगा। अब बात समझ में आ गई कि मतलब मैंने कहा 15 225 को पूर्णतया विभाजित करता है तो 15 225 का गुणनखंड होगा। साथ ही साथ अगर 15 से मैं 225 में भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 0। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर हम रूल्स के तहत चीज़ों को पढ़ते कैसे वो समझिएगा। सपोज ये तो मैंने एक ये बता दिया कि अगर कोई संख्या किसी को पूर्णतया विभाजित करती है, विभाजित करने का मतलब भाग देना, और भाग देने पर अगर पूर्णतया विभाजित करती है इसका मतलब ए बी का गुणनखंड है। दूसरी बात, इस कंडीशन पर शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल 0 कैसे आया? रिमाइंडर, रिमाइंडर ये लिखा तो है यहाँ पर। इस कंडीशन पर जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? आपका 0 आएगा। आर मीन्स रिमाइंडर। अब देखो, नोट नहीं किया था क्या? हाँ, कर लिया करो। अब देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इस पर 2 4 8 16 के विभाजता करना। ठीक है, इस 2 का मतलब होता है बाबूजी 2 की पावर 1। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। कह दो सर ये तो ठीक है। अगर कोई संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य है, ये चेक करना है तो कैसे करेंगे? उस संख्या के यूनिट डिजिट को केवल 2 से भाग दीजिए, यूनिट डिजिट को केवल 2 से डिवाइड दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका क्या आएगा? वो पूर्णतया विभाज्य। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो पूर्णतया विभाज्य नहीं। अगर 4 से चेक करना है कि कोई नंबर 4 से पूर्णतया डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट 2 डिजिट को क्या कीजिए? 4 से डिवाइड दीजिए। किससे दीजिए? 4 से। 8 से चेक करना है कि कोई संख्या 8 से पूर्णतया डिविजिबल है, तो उस कंडीशन पर लास्ट 3 डिजिट को किससे डिवाइड दीजिए? आप 8 से डिवाइड दीजिए। बात थोड़ा सुनते जाइएगा। फिर अगर आपको 16 से डिविजिबिलिटी देखना है कि कोई संख्या 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो आप देखोगे कि लास्ट 4 अंकों की संख्या अगर 16 से कट रही है, अब चाहे वो 32 अंकों की संख्या क्यों ना हो, 100% 16 से क्या होगी? डिविजिबल। इतनी बात समझ में आ गई।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 2 3 4 8, अगर बताओ 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बाबूजी बताइए। तो केवल किस में भाग करके चेक करके देखना है, 2 चौको, रिमाइंडर कितना आया 0, खत्म। मैंने 3 2 1 4 5 लिख दिया, रिमाइंडर कितना आया 2 2 नहीं, रिमाइंडर कितना आया, रियल में भी रिमाइंडर इतना आएगा, पूरे संख्या में भाग देकर देखिएगा। यहां से एक रिमाइंडर थ्योरम का भी एक कंसेप्ट हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में अलग से पढ़ाऊंगा। हमें केवल ये चेक करना है कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल है क्या, ठीक है। इसके विषय में और आगे चर्चा हम लोग कल करेंगे। 2 4 6 2 4 8 16 32 64 होता है, फिर 5 25 125 होता है, फिर इसी तरह आके करके हम लोग क्वेश्चन एक एक करके पढ़ेंगे। कल के दिन यहीं पर पूरा फोकस रहेगा हमारा, ठीक। आज के लिए इतना ही, शेष कर।